प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके सामने कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित पाठ 5 नहीं होना बीमार और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर लेकर हाजिर हुई हूँ। पाठ पठन से पहले कवि के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इस पाठ के रचयिता स्वयं प्रकाश जी हैं, जिनका जन्म 1947 में हुआ और मृत्यु 2019 में हुई। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियाँ बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियाँ पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियाँ हैं, हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। स्वयं प्रकाश के कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियाँ न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार, अगली किताब, ज्योति रथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं। तो आपने देखा इनकी रचनाओं में खास बात क्या है कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि उसके कैरेक्टर से हम बात कर रहे हो। वो हमारे जीवन से जुड़ी ही कहानी है और उस कहानी में हम खुद को महसूस करने लगते हैं। तो लेखक की यही तो खासियत होती है कि पाठकों के बीच में अपने आप पाठकों को अपने आप को होने का एहसास कराए। तो चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का शीर्षक है नहीं होना बीमार। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गईं, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अचानक जाने का यह मेरा पहला अवसर था। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफ़ेद चादर और लंबा कंबल, सफ़ेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। आपने देखा लेखक पहली बार हॉस्पिटल गया था, अस्पताल गया था, वो अपनी नानी के साथ। उनके एक पड़ोसी काका बीमार थे, उनसे मिलने के लिए नानी के साथ गया। तो देखता है कि चारों तरफ काफ़ी साफ़ है, फर्श चमक रही है, दीवारें सफ़ेद हैं, एक लाइन में पलंग, वो बेड लगे हुए हैं, जो पेशेंट होते हैं रोगी के लिए जो बेड लगे हुए हैं उस पर बिल्कुल साफ़ चादर है और लाल कंबल है और सफ़ेद बेडशीट बिछी हुई होती है। हम सब गए हैं हॉस्पिटल में तो हमने देखा है कि ऐसा ही होता है। और खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमक रहा था और देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ लेखक कि मतलब इतना सुंदर हॉस्पिटल होता है। आगे पढ़ते हैं। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बात करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नाना जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया। तो हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में शांति का माहौल होता है, क्योंकि इससे मरीज को कोई परेशानी ना हो। साफ़ सुथरा माहौल इसलिए रहता है कि किसी भी चीज़ का किसी को इन्फेक्शन ना हो, मक्खी मच्छर का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि हॉस्पिटल में जो मरीज़ हैं उनको मक्खी मच्छर, ऑलरेडी वो पेशेंट हैं, उनकी इम्यून पावर ऑलरेडी कमज़ोर है। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर हॉस्पिटल साफ़ सुथरा ना रखा जाए तो पेशेंट ठीक होने के बजाय और बीमार पड़ जाएगा।
इसलिए इस तरह का माहौल हॉस्पिटल में रखा जाता है और इन सब को बड़े ध्यान से लेखक देख रहे थे। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नाना जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया और काका को दवाई खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स ने पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। साबूदाना एक तरह के का मतलब कि खाद्य पदार्थ है जो सागू के पेड़ से बनता है। सफ़ेद रंग का होता है, गोल गोल, जिसको व्रत में भी महिलाएं जो फास्ट करती हैं तो उसको खाते हैं और बीमारी के समय भी रोगी को ये खिलाया जाता है ताकि उसका पेट ठीक रहे। क्या ठाठ है बीमारों के भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन न किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो ज़रूर सज़ा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो देखा, जब लेखक हॉस्पिटल गया तो देखा कि यहाँ पर तो बड़ा आराम होता है, आराम, दिन भर पड़े रहो, कोई काम धंधा नहीं है और मस्त स्वादिष्ट भोजन, साबूदाना भी मिल रहा है खाने को। तो क्यों ना मैं भी एक दिन बीमार पड़ जाऊं। और एक दिन लेखक का मन नहीं किया स्कूल जाने का, उसने होमवर्क भी नहीं किया था। पिटाई के डर की वजह से उसने सोचा कि चलो अच्छा दिन है, आज ही बहाना बना लेता हूँ बीमार होने का। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा, मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गईं। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहाकर निकले, अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी, अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है, अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई, सब चले गए हैं। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई, तभी नाना जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया? जब लेखक बीमारी का बहाना बना के लेटा हुआ था तो लेटे लेटे नींद तो आ नहीं रही है, तो घर में हो रहे गतिविधियों पर उसको ध्यान था कि हाँ, अभी जो मामा जी हैं अभी साइकिल उठा के ऑफिस जाएंगे, मौसी का स्कूल जाने का, अभी कॉलेज जाने का समय हो गया है, वो रोज़ जैसे करती है वैसे अभी वो भागेंगी, अभी ये बन रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। हमें तो रोज़ के रूटीन का पता होता ही है कि सुबह मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, मेरा भाई बहन क्या करते हैं। तो इसी तरह से लेखक को भी उसके घर में हो रहे गतिविधियों का अच्छे से अंदाज़ा था और ये सब सोचते सोचते लेखक सो जाता है। बच्चा है, नींद आ गई। तभी नाना जी आए और पूछते हैं कि क्या हो गया? बुखार आ गया, मैंने कराहते हुए कहा। बुखार आ गया, मतलब कितना, अब नाटक भी करना है उसको। अगर अच्छी आवाज़ में अगर बोलेगा तो चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए दबी हुई आवाज़ में दुखी होकर वो बोलता है, बुखार आ गया, मैंने कराहते हुए कहा। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी आ गईं। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा? थर्मामीटर लगा कर देखिए, मैंने बोला। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। देखा, मतलब कि उसको ना तो पेट में दर्द है, ना बुखार है, ना सर दर्द है, फिर भी देखो कैसे बहाने बना रहा है कि मुझे बुखार होगा, थर्मामीटर से चेक करोगे तब तो पता चलेगा ना, मेरे सर में भी दर्द है, पेट में भी दर्द है। बस ये सारे सब बहाने थे स्कूल ना जाने के और साबूदाने की खिचड़ी खाने के।
फिर नानी जी की आवाज़ आई, ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया। गुड़ुप हो गया मतलब कि नींद मुझे आ गई, सो गया। यहाँ पर देखिए काढ़े जैसी चाय मिली। काढ़े जो बहुत सारे चीज़ें, जैसे उसमें काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, लौंग, इलायची, बहुत सारे जो जड़ी बूटी होते हैं उसको मिलाकर गर्म पानी में खौलाया जाता है। और उसको जब कोई बीमार होता है, सर्दी जुकाम में छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उसको पीने से बीमारी दूर हो जाती है। तो इन्हीं सबको मिलाकर दादी काढ़ा बना कर लाई थी और लेखक को दिया। हालांकि इतनी सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं तो मीठी स्वादिष्ट तो होगी नहीं, कड़वी होगी, तो ना चाहते हुए भी उसको कड़वा काढ़ा पीना पड़ा। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेज राम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर से मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़ियां बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो, लेटे ही रहना था। बिल्कुल सही। अब आपने झूठ बोला है तो उसको झूठ को बनाए रखने के लिए नाटक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसको चोरी पकड़े जाने की हमेशा चिंता होती है, हमेशा डर रहता है कि पता नहीं कौन सी हरकत मेरी पोल खोल दे। अब वो लेखक तो बेचैन है, तबीयत खराब हो तब तो पड़ा रहे, स्वस्थ है, बिल्कुल अच्छा खासा है। अब उसको अंदर से हलचल मच रही है कि गली में देखूं तो क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। कुछ देर इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे मुझे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। फिर से डर के मारे सो गया कि अगर मैं बैठा रहूँगा तो लोग बोलेंगे कि बीमार नहीं है, नाटक कर रहा है, इसलिए नाटक से फिर से लेखक सो जाता है। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा, ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। ठीक था, फिर भी एक पुड़िया खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी, यानी सुबह साबूदाने की जगह पर उसको काढ़ा पीना पड़ा, पुड़िया खानी पड़ी और काढ़ा पीना पड़ा। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इसे सारे विकार निकल जाएंगे। अब लेखक परेशान। अब भूख लगने पर, भूख तो लगी है, नाटक किया है, तबीयत खराब तो है नहीं कि भूख ना लगे। अब वो परेशान कि मुझे कुछ तो खाने को दे दो, लेकिन उसको पता है कि नानी को बोलूँगा तो नाना जी से पूछेंगे या नाना बोलेंगे कि उसको भूखा रहने दो। भूखा एक दिन रहेगा तो पेट के सारे विकार निकल जाएंगे। विकार के यानी कि मतलब जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं ना, जो उल्टा सीधा खाया है, वो एक दिन नहीं खाएगा तो शरीर अपना बैलेंस बना लेगा। इसलिए उसको आज कुछ मत दो, उसका शरीर हल्का हो जाएगा। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है। इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सज़ा मिलती तो मिल जाती। कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते गटर गटर मतलब कि उसको च्यू करके खूब मज़े से खाते। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आँख ज़रा लगती तो खाने की चीज़ें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली, दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीज़ें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है भला? अब लेखक को तो भूख लगी है, अब ऐसी हालत में तो अच्छे अच्छे खानों का ही ख्याल आएगा। साबूदाना
जो उसको बहुत पसंद था, उसकी हत्या सुबह ही हो गई थी काढ़े के रूप में। अब लेखक गुजिया और पंजीरी और पता नहीं क्या क्या खाने के सपने देख रहा है कि ये सिर्फ फेस्टिवल में ही क्यों, ओकेजनली ही क्यों बनती है, जब मन करे तब बना लो भाई, कोई थोड़ा ना खाने के लिए मना करेगा। हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे, और शाम को, क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर पे पड़ा झंक मार रहा हूँगा यानी कि फालतू का बोर हो रहा हूँगा। अक्लमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआंसा हो गया। और ऊपर झूठ बोली थी, ऊपर से खाने को नहीं मिला, बीमारी का नाटक बनाए, दिन भर बिस्तर पर पड़े हुए हैं, ऊपर से होमवर्क तो पेंडिंग था ही, आज भी नहीं गए हो तो आज का भी वर्क पेंडिंग हो गया। अब आज का काम भी उसको मांगना पड़ेगा, कौन देगा उसे नोटबुक काम कंप्लीट करने के लिए? मतलब ऊपर से खाना भी नहीं मिला, ऊपर से टेंशन और ज़्यादा दूर। इससे अच्छा कि मैं स्कूल चला जाता, कम से कम ये बोरियत तो ना होती। आगे देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाज़ा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज़ आ रही थी, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। मुन्नू उसका भाई है जो स्कूल से आया, 1 बजे छुट्टी हो गई, स्कूल से आया तो उसको पता चला होगा कि वो बीमार है, तो चुपके से आया होगा कि उसे डिस्टर्ब ना हो, सोता हुआ देख के चला गया। लेखक ने ऐसा अंदाज़ा लगाया। अब घर में खटर फटर का अंदाज़ा हुआ। खटर पटर का मतलब है हलचल होने लगी, क्योंकि अभी लंच का समय हो गया तो लोग अभी खाएंगे पिएंगे, गरम गरम खाना बना है, वैसे ही उसे भूख लगी है तो उसके दिमाग में तो सिर्फ खाना ही चल रहा है। आगे लेखक कहते हैं, वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ें आ रही है। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू खाएगा क्या? पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं। बोलते यार कोई तो आके पूछ लो कि मुझे भी भूख लगी है, खुद खा रहे हो, मैं भी खाना चाहता हूँ। अगर पूछोगे तो मैं क्या मांगूंगा? एक साबूदाना जो बहुत मामूली चीज़ है मुझे बनाकर दे दो। ताजमहल थोड़ा मांग लूँगा जो इतना महंगा और इतना भारी है और उसके लिए दिल्ली जाकर आगरा जाकर लाना पड़ेगा। छोटी सी चीज़ का डिमांड करूँगा। कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता, लेकिन नहीं, भूखे रहो, इसी से सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ, यानी खुद तुम्हारी बैंड बज रही हो, पता नहीं विकार निकले या ना निकले, लेकिन मेरी हालत तो खराब हो रही है। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा, थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दो कोई। अब देख रहे हैं एक बालक के मन में, एक बच्चे के मन में किस तरह के विचार उमड़ रहे हैं। भूख लगी है और वो पूरा खाने का प्रोसेस उसको पता है कि क्या क्या बना है, खुशबू से दाल चावल, उसको खाने जो चबाने की आवाज़ तक उसे सुनाई दे रही है। भूख से कितना तड़प रहा है वो बच्चा। उसको पता है कि अभी यहाँ पर देखो लिखा हुआ हींग जीरे का बघार। हींग जीरे का बघार का मतलब तड़का लगाना। तेल में हींग और जीरा डालते कितनी अच्छी खुशबू आती है। उसे दाल को उसको छौंका जाता है, यानी तड़का दिया जाता है, और उस पर धनिया काट के और आधा चम्मच घी डाल दो तो आप समझ जाओ उस दाल का स्वाद कितना बढ़ जाएगा। अब ये सब सोच के लेखक की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुंह में पानी आ रहे हैं, दिल बेचैन हो रहा है। बहुत बेचैनी की हालत हो रही है। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दो, खुद खा रहे हो, थोड़ा सा मुझे भी दे दो, कम से कम कोई आके पूछ तो ले। अंदर से उसका दिल टूटा जा रहा है। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया।
दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल तली हुई हरी मिर्च, लेकिन मोनू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम को कभी देखे ही ना हो। भुलक्कड़, भुक्कड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है मतलब पूरा हाथ गंदा कर रहा है। मैं जलन, गुस्से और कूढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। तो देखा कितनी झूठ बोलने का नतीजा, होमवर्क ना करने का नतीजा। आप लोगों ने कभी ना कभी आपके मन में भी इस तरह के विचार जरूर आए होंगे कि आज बीमार पड़ जाता हूँ या झूठे पेट दर्द का बहाना बना लेता हूँ, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा झूठ बोलने का और बीमार होने के जो नाटक करने का अंजाम क्या हुआ। लेखक पूरा दिन भूखा रहा, अपनी उसकी फेवरेट खाना भी उसको नहीं मिला। सब लोग मज़े से खा रहे थे, उससे किसी ने पूछा तक नहीं कि तुम क्या खाओगे। पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। इससे तो उसके शरीर के सारे विकार डेफिनेटली निकल ही गए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ के पीछे कुछ प्रश्न हैं, इसको भी हम कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से पाठ समझ में आ जाए। तो पाठ से, मेरी समझ से, जो आपका जो भाग है उसमें क में 4 प्रश्न हैं। चलते हैं, बहुविकल्पीय हैं, लेकिन उसमें ऊपर दिया गया है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक हो सकते हैं, यानी कि हर बच्चे अपनी अपनी मनोदशा के अनुसार प्रश्नों के उत्तरों का चयन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने टिक किया है वो सही या गलत हो। आपके हिसाब से बच्चा क्या सोच रहा है, उसको क्या सही लग रहा है, उस हिसाब से बच्चा टिक कर सकता है और उसका रीज़न बता सकता है कि मैंने इस प्रश्न को क्यों चुना। यानी कि बच्चों को अपने उत्तर चुनने की आज़ादी है। ठीक है, तो मैंने जो उत्तर चुने हैं तो ये मेरे उत्तर हैं, लेकिन आप इनके दूसरे उत्तर भी चुन सकते हो कारण के साथ कि मैंने आपके ये उत्तर क्यों हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे के विद्यालय न जाने का मुख्य कारण क्या था। विकल्प है, उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था। सही है, मन नहीं था इसलिए उसने बीमारी होने का नाटक किया। उसका साबूदाने की खीर खाने का मन था। ये भी सही है कि उसका फेवरेट है साबूदाना, क्योंकि उस काका को खाते हुए देखा था तो उसका भी मन किया कि अरे वाह, बीमार पड़ने पर साबूदाने की खीर मिलती है तो मैं भी बीमार पड़ूंगा तो मुझे भी खीर मिलेगी। उसने गृह कार्य नहीं किया था, ये भी सही है। उसे बुखार हो गया था, ये तो बुखार नहीं हुआ था, उसने नाटक किया था। तो देखिए इसमें मैं दो जो विकल्प है उसको मेरे हिसाब से वो सही मैंने किया है। आप कोई और भी विकल्प चुन सकते हैं उसका कारण देते हुए कि मैंने ये विकल्प क्यों चुने। तो उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था, बिल्कुल मुझे ये सटीक उत्तर लगता है कि उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था और उसने गृह कार्य नहीं किया था। ये 2 विकल्प मुझे सबसे ज़्यादा सटीक लगते हैं, क्योंकि उसने गृह कार्य नहीं किया था तो मार की डर से, टीचर की डांट की डर से उसने विद्यालय जाने का इरादा उसने बदल दिया और बीमार होने का नाटक किया। तो कहीं ना कहीं उसको था कि बीमार होऊंगा तो मुझे साबूदाना भी मिलेगा खाने को। तो ये विकल्प भी आप सही कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये 2 विकल्प, पहला और तीसरा विकल्प ज़्यादा सटीक है। प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चे ने यह निर्णय लिया क्यों लिया निर्णय? घर में रहने के बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है कि बीमारी का बहाना बनाने से साबूदाने की खीर नहीं मिलती, झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है, या इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले भूखे रहना पड़ा। सारे विकल्प कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन एक विकल्प है जो सबसे ज़्यादा सटीक है, वह है तीसरा, झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है। पूरे
पाठ में लेखक हमेशा यही कोशिश करता रहा कि मेरी झूठ पकड़ी ना जाए। हमेशा पड़ा रहा, झूठ मूठ का बोल रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, कभी बोलता है सिर में दर्द है, कभी बोलता है कि मुझे बुखार है, थर्मामीटर से नापो, बाहर नहीं निकलता है, अंदर ही पड़ा रहता है। तो हमेशा उसको डर लगा रहता है कि मेरी झूठ पकड़ी ना जाए। तो इसीलिए ये जो विकल्प है सबसे ज़्यादा सटीक है। प्रश्न 3 है, लेटे लेटे पीठ दुखने लगी। इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है? बच्चा चंचल है, बच्चा खेलता है, बच्चों की प्रवृत्ति होती है खेल कूद करना। बीमार होता है फिर भी बच्चा कोशिश करता है कि थोड़ा सा उसको मन अगर ठीक हुआ तो उछलने कूदने लगता है। लेकिन ये बच्चा पूरे दिन बेड पर पड़ा हुआ है तो दर्द तो होगा ही, तबीयत खराब तो है नहीं। तो देखते हैं क्या विकल्प है। उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी, उसे अपनी बीमारी की कोई चिंता नहीं रह गई थी, वह बिस्तर पर आराम करने का आनंद ले रहा था, बीमारी के कारण उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। नहीं, सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर है उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण बोरियत हो गई थी, उबाऊ हो गया था उसका वो पूरा समय। बच्चा कब तक पड़ा रहेगा? बीमार हो तो माना जा सकता है, लेकिन एक स्वस्थ आदमी पूरे दिन बिस्तर पर कैसे पड़ा रह सकता है, वो भी एक बच्चा। चलिए, तो तीसरे का पहला विकल्प सटीक है। प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या ठाठ है बीमारों के भी? बच्चे के मन में यह बात आई क्योंकि बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है, बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता, बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। एक बच्चे के मन में इस तरह के भाव तो उत्पन्न होंगे ही, क्योंकि ये बच्चा है तो अपने अनुसार सोचेगा हर चीज़ को, हर परिस्थिति को। लेकिन सबसे ज़्यादा, अब सारे ऑप्शन तो हम टिक नहीं कर सकते हैं, तो अपने अनुसार टिक कीजिए और उसका कारण बताइए। कि देखिए, ख लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। ठीक है, तो अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना है तो उसका कारण बताइए कि आपने दूसरा ऑप्शन क्यों चुना है। तो मेरे अनुसार से मैं पहला और दूसरा ऑप्शन चुनती हूँ कि बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, जैसा बच्चा सोच रहा है कि आराम से ठाठ है, खाना बना बनाया मिल रहा है, मनपसंद चीज़ मिल रहा है, चारों तरफ साफ है, हर कोई आके उसका ख्याल पूछ रहा है। तो ऐसा है, हो सकता है, सोच सकता है बच्चा। बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है, बिल्कुल। बीमार व्यक्ति जो बोलता है लोग उसको तुरंत बना कर दे देते हैं ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। तो ये दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक लग रहे हैं। अगर आपको कोई और विकल्प आ रहा है तो वो भी सही है, क्योंकि उसका कारण आपको पता है कि मैंने ये विकल्प क्यों चुना। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिलकर करें मिलान। इसमें एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ अर्थ है, तो आपको शब्दों को उनके अर्थ से मिलान करना है। तो पहला शब्द है साबूदाना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सागू के पेड़ से बनता है, इसलिए इसको साबूदाना कहते हैं। तो सागू नामक वृक्ष के तने का गूदा यानी कि उसके पल्प से बनता है साबूदाना। यह पहले आटे के रूप में होता है और फिर इसको कूटकर दानों के रूप में सुखा दिया जाता है। तो पहला जो साबूदाना है उसको 8वां विकल्प से मिलान कर लीजिए। वार्ड, हम सबको पता है कि हॉस्पिटल में वार्ड रहते हैं और उसमें अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग मरीजों का बेड लगा हुआ होता है। तो बोलते हैं ना फैमिली वार्ड, बच्चा वार्ड, उस तरह से बहुत सारे अलग अलग वार्ड बने रहते हैं। तो किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेरकर बनाया हुआ स्थान यानी दूसरे के लिए पहला जो विकल्प है उससे मिलान कर लीजिए। तीसरा नर्स, आपको पता है कि नर्स हॉस्पिटल में रहती है, मरीजों की देखभाल करती है, तो इसका हो जाएगा 9वां। वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृद्धों आदि की देखभाल करे। तो तीसरे को 9वें से मिलान कर लीजिए। रजाई, रजाई क्या होता है? एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है और जिसमें रुई भरी होती है उसे रजाई कहते हैं। यानी कि ब्लैंकेट कैसे होता है उसी तरह से मोटा रजाई होता है जिसमें रुई भरी होती है और उसको जाड़े में ओढ़ना के लिए, ठंड से बचने के लिए लोग यूज करते हैं। थर्मामीटर सबको पता है, शरीर का तापमान नापने का एक छोटा सा यंत्र है।
है ना। तो उसको बोलते हैं, पांचवें को तीसरे से मिलान कर लीजिए। काढ़ा मैंने पहले ही बताया कि जड़ी बूटियों से को मिलाकर गर्म किया जाता है और बीमार व्यक्ति को पिलाया जाता है। तो देखिए, काढ़ा के लिए चौथा विकल्प है, कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उनके रस से बना पेय होता है। पेय मतलब ड्रिंक। इसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और पाचन में जुड़ी समस्याओं में लाभदायक माना जाता है। तो काढ़ा को चौथे से मिलान कर लीजिए। ड्राई क्लीनर सबको पता है। ड्राई क्लीनर क्या होता है? देखिए, पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीन के साफ करने वाला व्यक्ति। सबको पता है, हम अपने कपड़े ड्राई क्लीनर को देते हैं, वो अच्छे से उसमें उसको साफ करके प्रॉपर आयरन वगैरह करके फिर हमें दे देता है। तो ड्राई क्लीनर को मिलान करते हैं पांचवें बिंदु से, पांचवें विकल्प से। आठवां है ताजमहल। हमें सबको पता है कि हिस्टोरिकल प्लेस है, मॉन्यूमेंट है, हमारा स्मारक है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित 17वीं सदी में निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो उससे उसकी मिलान कर लीजिए छठे विकल्प से। हमारा अंतिम है अरहर। अरहर बेटा एक प्रकार का दाल है। देखिए क्या है, एक दाल जिसे तुअर भी कहा जाता है, पीले रंग का होता है, जो हम सब के घर में होता है। आप मम्मी को बोलिएगा कि मम्मी मुझे अरहर की दाल दिखा दो, तो आप चने के दाल की तरह होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों प्रश्नों करने के बाद आप इस पाठ को और अच्छी तरह से समझ पाए। इस पाठ में आने वाले जो कठिन शब्द हैं या नए शब्द हैं उसके अर्थ भी हम जान पाए। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो का आप आनंद ले सकें और लाभ उठा सकें। तो अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।